बेटा हमको सेल के बारे में पढ़े। अगर मैं देखूं तो ये चैप्टर का सबसे पहले रहना चाहिए किताब में, सबसे फर्स्ट चैप्टर ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सेल के बारे में नॉलेज नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तक सेल के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए कि सेल क्या होती है, क्योंकि आपका जो बॉडी ही बना है वो किससे बना है? सेल से। अगर हम कहें ये कमरा है, सही है, इस कमरे का सबसे छोटा चीज क्या है? तो आप कहोगे ईंट तो है, ईंट से दीवारें बनी है, दीवारों से क्या बना है? बेटा अगर हम सेल की बात करें तो सेल सबसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में सबसे छोटा या सबसे हमारी बॉडी बनी किससे, तो किससे बनी है? हम लोग लगता है कि भाई ये ब्लड है हमारा, लेकिन ब्लड भी किससे बना है? सेल से। आपकी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है। और सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सेल ही तो हमारी सेल स्ट्रक्चर देती है। भाई हम कैसे हैं स्ट्रक्चर, जो यानी पूरे स्ट्रक्चर से नाम काम किसका होता है? सेल। और जितना भी हमारी बॉडी में फंक्शन होता है उसका नाम होता है सेल का। यानी कि जो मेन काम होता है वो किसका होता है? सेल के। यानी कि हमारी बॉडी में सेल के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा अगर सबसे पहले हम बात करें सेल की, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, क्या होती है? सेल। अच्छा अगर मैं और ऐसे पूछूं, बताओ ये बताओ लंग्स होते हैं, लंग्स उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लंग्स एल्वुलाई। हां इसके बाद बेटा किडनी क्या होती है बताओ? नेफ्रॉन होती है। सेल ही है, देखो सेल के नाम भी तो पता होना चाहिए। जैसे नेफ्रॉन क्या है? सेल है। चलो इसके बाद देखते हैं, सही है। तो ऐसे आपके जैसे सपोज मानो आपका डबल सिस्टम है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सही है। तो ऐसे आपकी पूरी बॉडी है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सही है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें एक बात देगी, सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट। और बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि यही बेटा किसी काम को करती है और यही क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है। ठीक है। अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल की देखो सबसे पहले डिस्कवरी देखिए, जो डेड सेल थी, डेड सेल उसकी जो डिस्कवरी करी थी सबसे पहले डेड सेल की, तो रॉबर्ट किसने करी थी? रॉबर्ट। ठीक है। तो मैं एक बात लिख रहा हूं, जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले किसकी बात करते हैं? डेड सेल की। तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी, जो करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। इसके बाद सेकंड जो लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी करी थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने करी थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। सही है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किसकी करी थी? लिविंग सेल।
अब देखो इसके बाद अगर हम डिस्कवरी देखें डेड और लिविंग सेल की, बेटा इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए थे। कितने साइंटिस्ट आए थे? दो। एक आए थे कौन? सैचेल्टन और एक आए थे स्वान। एक आए थे कौन? सैचेल्टन और एक कौन आए थे? स्वान। इनने क्या किया था, ये जो थे एक सैचेल्टन थे, स्वान थे, स्वान ये जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? जूलॉजिस्ट। और जो ये वाले थे, ये वाले ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे। जो ये सैचेल्टन थे इन्हें बताया था कि जो प्लांट सेल होती है, कौन सेल होती है? प्लांट। यानी कि इन्हें कहा था कि इतनी भी सेल होती है, यानी कि ऐसे बोलो कि इतने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं तो किससे होते हैं? सेल से। सही है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इन्हें किन्हें बोला था? इन्हें बोला था सैचेल्टन ने। स्वान ने कहा था बेटा ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्हें कहा था कि जो सेल एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्हें ये बताया था कि सेल जो प्लांट सेल होती है उसका यूनिक फीचर क्या होता है? सेल वॉल। ये किसने कहा था? इन दोनों साइंटिस्ट ने। और इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्हें सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान सुनो, इन्हें बताया था ये, इन्हें क्या बताया था? इन्हें कहा था कि जितने भी ये जो लिविंग ऑर्गन होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। किससे बने? सेल से बने। लेकिन बेटा और इन्हें कहा था कि जो सेल होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इन्हें कहा था प्लांट सेल का यूनिक फीचर क्या होता है? सेल वॉल। सही है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि इन्हें सेल थ्योरी तो उनका खुद ही थी, लेकिन इनकी गलती ये रही कि इन्हें ये नहीं बता पाया कि जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है। सही है, इसीलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है। हमारी भाई तुमने ये तो कह दिया ये सब हो रहा है, लेकिन ये भी तो बताओ सेल बन कैसे रही है हमारी बॉडी में? लगातार सेल बनती है। तो बेटा इन्हें जो एक इसके बाद साइंटिस्ट आए थे, नाम था राडोल्फ। क्या था? जो ये आए थे इन्हें बताया था। और जो इनका मेन सेल थ्योरी दी थी वो इन्हीं साइंटिस्ट ने दी, यानी हम बोल सकते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्हें कहा था, इन्हें ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। और सेकंड ने कहा था कि जो सेल होती है वो हमेशा अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी कि नई सेल किससे बनती है? अपनी पुरानी सेल से। तो इन्हें एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद इनकी थ्योरी को हम लोग क्या मानते हैं? जो यानी कि सही होती है। ठीक है, तो आपको इतनी बात क्लियर है बेटा? चलो आप यहाँ पर देखो तो दिक्कत तो इधर कि जो इन्हें बताया था कि जो एनिमल सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। और बेटा इन्हें ये बात हो गई थी कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर क्या है? सेल वॉल। ठीक है। और राडोल्फ ब्रिटो ने क्या बताया था? इनकी सेल थ्योरी। इनकी अगर आप देखो इन्हें बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किससे होते हैं? सेल से। तो ऐसे इसका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज हो सेल। और बेटा इसके बारे में क्या बताया था? ऑल सेल, यानी कि सेल जो बनती है उसके लिए एक है। ठीक है, देखो और इसी दिन ने बात किया था वो भी ध्यान रखना। इन्हें बताया था, इन्हें कहा था ओमनी सेलुला। यहाँ ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बेटा हमसे कभी भी मिल सकता है, ऐसे हो जाएगा ऑप्शन में मिलेगा कि सेल थ्योरी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यानी कि इतनी सेल होते हैं जिससे में ये पुरानी सेल है। ठीक है,
अगर आपको पता है बहुत ज्यादा चीज बनाने का तब कोई दिक्कत नहीं, आपकी किताब में सब लिखा हुआ है। आपको पता है जो मेन समझाने का है वो यहाँ पे लिखा हुआ वो आप लिख लीजिएगा, सही है। बगैर आपकी किताब में सब लिखा हुआ है टोटल, और मुझे लग रहा है किताब भी फॉलो करो खाली, ठीक है। और जो चीजें आपको लगा कर लिखने की वो लिख लीजिएगा, किताब पे लिख लीजिएगा। पहली बात किताब होती है जो उसपे लिखी पूछी जाए, ठीक है। चलो तो बेटा इतना क्या होगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। मैंने कहा था जो सेल होती है वो सबसे पहले क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होती है? यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का होती है सेल। यानी कि कोई भी लिविंग, चाहे बैक्टीरिया हुआ, चाहे वायरस हुआ, चाहे यूनिसेलुलर हुआ, चाहे मल्टीसेलुलर, कोई भी हुआ, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट से, यानी धरती पर कोई भी लिविंग हुआ, वो किससे बना है? सेल से, सही है। इसके बाद हमने बताया आपको कि डेड सेल की डिस्कवरी हुई किसने करी थी? रॉबर्ट हॉक ने। और लिविंग सेल किसने करी है? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है। इसके बाद हमने काम से दो साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम सैचर्टन और स्वान। कभी-कभी ये पूछ लेते हैं सेल थ्योरी किसने दी, तो वहां पे अगर इनका नाम नहीं लिखा है, किसका? बच्चों का नाम नहीं लिखा है, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? सैचर्टन और स्वान लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि इनने भी सेल थ्योरी इनकी देखी, लेकिन एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि नई सेल कैसे बनती है। वैसे इनने भी सही कहा था, और जो बातें इन्हें बताई वही इन्हें बताई थी, लेकिन बस इन्हें एक लाइन बता दी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल होती है वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलके बनी होती है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इन्हें बस इतना बताया था, और बल्कि हम इसीलिए बोलते हैं कि इनकी थ्योरी नहीं थी, इनकी थ्योरी क्या हो गई? सही सेक्शन हो गई, क्योंकि इन्हें बता दिया कि नई सेल कैसे बनती है। इन्हें कहा था कि जो नई सेल होती है वो हमेशा पुरानी सेल से ही मिलकर बनती है, यानी पुरानी सेल से। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको बताया कि एक सेल से कितनी सेल बनती है? दो। यानी एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो बनी तो पुरानी सेल से, ठीक है। इसके बाद तो आपको बेटा इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो अब थोड़ी हम बात करते हैं। बेटा एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यूनिसेलुलर क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है? और मल्टीसेलुलर क्या होता है पता है आपको? सब बच्चों को पता है? आपको पता है यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल जो बने होते हैं, और मल्टी का मतलब बहुत सारी सेल, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा अब एक चीज और आती है, एक आती है प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सेल? प्रोकैरियोटिक, और एक आती है यूकैरियोटिक। अब बेटा आप बताओ, आपको इन दोनों डिफरेंस पता है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल का सब न्यूक्लियस जो होता है उसमें मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं है। क्या होता है? मतलब कोई वो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे होता है कि चलो और बताना, और लोग बताओ। अरे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें 70 राइबोसोम होता है, इसमें 80 राइबोसोम होता है। ए अब बताइए, मुझे नहीं पता, तुझे ये नहीं पता प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? मेसोसोम। तो यहाँ पे करता क्या बैठ के? टाइम पास, मुझे पता है टाइम पास ही करते थे, वो आता है मुझे आवाज नहीं करने का, लेकिन वो भी टाइम पास ही करता है, कुछ नहीं करता। चलो बेटा पढ़ाई कर लो, आप लोग मेहनत से किया करो, इतना बड़ा इससे ज्यादा लंबा और ऐसा नहीं आएंगे बेटा। वो आपको लग रहा है जब आप बीके पेपर देखो तो पता लगेगा। देखो ये बात 100% देख लो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत लेके आना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे नंबर आ जाएंगे। ये नीट है बेटा, ये 10th का एग्जाम नहीं है कि आप वहां पे वो पूछ रहे हैं कि एक गाय क्या होती है, लिख रहा है भैंस के बारे में। वो हाई स्कूल नहीं है, वो आपको अगर सटीक आंसर पता है तभी आप सही कर पाओगे, और आपको तभी 4 नंबर मिलेंगे, वरना आपको गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जितनी मेहनत करेगा 100% उसके नंबर ज्यादा ही आएंगे। ये 10th में कभी क्या होता है, 10th में होते हैं बोर्ड एग्जाम होते हैं, तुमने देखा होगा ये, हमने मेहनत बहुत करी, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे नंबर किसी से कम हो गए, लेकिन एक गधा अगर बच्चा तो उसके नंबर बहुत ज्यादा आ गए। ऐसा बहुत होता है 10th में और बोर्ड में हो जाता है कि भाई कोई गधा बच्चा है उसके नंबर ज्यादा आ गए, होता नहीं होता है। अब उसने क्या किया, उसने ये कॉपी भर दी, क्या भर दी? कॉपी। उसे पूछ रहे हैं गाय के बारे में, लिख रहा है कुत्ते के बारे में, लेकिन कॉपी भर रहा है अच्छे से, और बहुत अच्छे से उसने राइटिंग बना के लिख दी। अब तुमने लिखा तो बहुत, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है तुम्हारे नंबर कम आ जाए। तो बेटा वो 10th में और 12th में होता है, खाली व्यस्ती में होता है। नीट में मैं साफ साफ कह रहा हूँ, नीट में बेटा 1% ऐसा नहीं होगा कि आपको जितना आता है तभी आपके नंबर आएंगे, वरना ये तो कभी होगा ही नहीं, आपको तो पहले जाएगा, आप सोच रहे हो कि सत्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाई आपको करनी है और माइनस चले जाओगे, ध्यान समझे, माइनस चले जाना। तो बेटा इसको हंसी भी ना लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे बार बार पूछा करो, लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे, आप प्रयास तो करो पढ़ने का,
आप खुद ही से नहीं पढ़ोगे तो बेटा कैसे जाएगा? फिर तो देखो यहाँ नहीं, यहाँ कोई टीचर से पढ़ लो, कहीं नहीं पढ़ लो, मुझे लग रहा है खुद से नहीं पढ़ोगे तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोटा में तैयारी कर रहे हैं, जैसे डाल उम्र 10 साल से नहीं पढ़ी है, 5 साल हो गए नहीं पढ़ी, अभी तक उनके 100 नंबर के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो अरे मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दिखा दूंगा ऐसे। मैं कहूँ कानपुर में एक मेरा दोस्त था जिस साल मैं गया था कानपुर 12th वाली साल, मुझे 8 साल हो गए वहाँ से आए हुए, सही है, अब वो अभी नहीं है। आप बताओ, और उसके नंबर मुझे लग रहा है 200-300 के बीच में आते हैं। अब तुम बताओ, देखो उसने कसम खाली, घर से पैसे वाला कसम तो निकाली, ऐसे बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के पास पैसा होता है होते हैं बाप के पास, प्राइवेट नहीं, तो वो पापा से दूर अपने एंजॉय करते हैं खाली हमारे हमारे पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर पढ़ाई करने वाला 8 साल तो क्या करेगा वहाँ पे? तो मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता है घर वाले बच्चे लड़का पढ़ाई कर रहा है, अब वो क्या करते हैं वहाँ पर ऐसे बच्चे तक बेटा जो कोचिंग तक ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे दिखा दूंगा खाली हॉस्टल में बैठ के मूवी देखते हैं बस फोन में, और किताब ले ली मैंने एनसीईआरटी बहुत खाली करके पढ़ रहा है एक लाइन करके बस। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि देखो आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है थोड़ा सा, बकाया पढ़ना आपको ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पढ़ना आपको ही, मेहनत तो आपको करनी है, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सोचना भी मत कि हम मैं कुछ आगे कर पाऊंगा, क्योंकि आपको मेहनत तो बेटा ग्रुप डी का एग्जाम दोगे उसमें भी करनी पड़ेगी, अगर कोई रेलवे का एग्जाम दोगे ग्रुप डी का सबसे छोटा, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन उसमें भी बहुत है, तो बिना मेहनत के आजकल पढ़ाई रही नहीं, क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करते हैं, और कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है, यही नहीं हर जगह हो गया है। आप सोचो कि यार मैं नीट नहीं करूँगा, मैं और करूँगा, तो वहाँ चले जाओ तब भी तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। आप रेलवे का भी सबसे देखो, आपको बताओ रेलवे का सबसे नीचे पोस्ट कौन सी होती है? ग्रुप डी होती है, जिसमें सफाई वगैरह करते हैं ना रेलवे में, बेटा उसका पेपर देके देखना, दिया था हुआ नहीं हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ बेटा वहाँ भी कितना कितना फॉर्म पड़ा था बताओ, इतने फॉर्म होंगे कि हर घर से पेपर देने क्या होगा, समझ रहे हो? एक तो छोड़ के गिरे और 2-3 साल मुझे लग रहा है करोड़ों में लोग गए उनके ऊपर से। अब एक बात सोचे करो, जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए इतना कंपटीशन है तो नीट के लिए तो हल्के में दे रहेगा, तुम्हें एमबीबीएस डिग्री मिलेगी और वो भी 1 करोड़ डिग्री फ्री मिलेगी, सरकार फ्री दे रही है मानिए भाई, 60 लाख की डिग्री होती है, आप प्राइवेट करोगे 70 लाख दोगे, आपका वहाँ हो रहा है 70,000 में, तो वो सरकार पेपर क्या होता है, ये तो होता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत देखना कि तुमने कितनी मेहनत करी है। आप तो देखो बच्चे क्या करते हैं, हमें ज़्यादा तो सुनना नहीं लगता, बच्चे छुट्टी कर देते हैं, आज तो कितने बच्चे आए, तो ऐसे कुछ नहीं होता, नीट ये नहीं होता है, नीट तो ये होता है कि आपको रोज के रोज संघर्ष, मतलब ये मेहनत करनी चाहिए, आपको हर घंटे मेहनत करना चाहिए, रोज कोचिंग आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर आप ये करोगे तो नीट आपके लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, समझ रहे हो? और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कुछ नहीं होता कि आप सोचो कि मैं वो आप कहीं 2 लाख रुपया खर्च करके आप जा रहे हो तब भी कुछ नहीं होगा, होता वही है जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, इतना ही होता है, मतलब कुछ नहीं होता। मैंने बहुत से देखे 5-5 साल तक चले आए, 100 नंबर पेपर नहीं आ गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। चलो तो बेटा एक पढ़ाई करिए, हाँ इधर देखो, मैं ये बता रहा था बेटा, देखो मैं ये कह रहा था, देखो आपको सेल कितने टाइप होती है? 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ये बात मैं आपको जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था, वो एनिमल किंगडम पढ़ाया था और बायोलॉजिकल क्लासिकल पढ़ाया था, एक बेटा बात बायोलॉजिकल क्लासिकल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये देखो मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था एनिमल एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, ध्यान समझ ना, और एक होते हैं मल्टीसेलुलर, क्या होते हैं? जैसे हम लोग कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, कैसे हैं? मैंने कहा था यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका जो हमें दिखते ही नहीं है, जैसे बैक्टीरिया दिखता है हमें क्या? नहीं दिखता है, वायरस हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो वो क्या हुआ? यूनिसेलुलर। अब मैंने एक बात कही थी, एक बात में थोड़ा समझ लो, मैंने कहा था जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनके पास 2 टाइप की सेल होती है, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगी और यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मैंने कहा था एनिमल ऐसे होंगे जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होगी और यूनिसेलुलर होंगे। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा था अब इनके पास कैसे सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी, कुछ एनिमल के पास
और उसके पास क्या होगी यूकैरियोटिक सेल, यानी कि कुछ के पास होगी प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ के पास यूकैरियोटिक सेल। बेटा आप लोग बताओ मुझे कि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर कौन होता है, बताओ कोई नाम पता है? जितने मोलिरा बैक्टीरिया वगैरह पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। पता है आपको? पता है। अब अगर हम आपसे कहें कि सेल प्रोकैरियोटिक नहीं है, कैसे सेल है? यूकैरियोटिक। तो बेटा यूकैरियोटिक अगर सेल है किसी एनिमल के पास तो दो कौन से एनिमल है यूनिसेलुलर? प्रोटिस्टा वाले। किंगडम तो हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था और एक ईस्ट भी होता है। ईस्ट डिवीजन होता है। ये देखो इसके बाद मैंने आपको जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया था तो मैंने वहां पे कहा था कि प्रोटिस्टा में क्या होता है कि यू वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर और कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने आपसे कहा था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में कितने एनिमल पढ़ते हैं बताओ? डायटम पढ़ा था, डेस्मिड पढ़ा था, गोनियोलिस पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, यूग्लिना पढ़ा था। ये सब कैसे होते हैं? इनके पास यूकैरियोटिक सेल होती है लेकिन होते कैसे हैं? यूनिसेलुलर। इतना क्लियर है? अब देखो मैंने आपसे कहा बेटा मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर एनिमल के पास हमेशा कैसे सेल होंगी? यूकैरियोटिक सेल होगी। अच्छा आप लोगों को ये लगता क्या कि कहीं ना कहीं धरती में सबसे पहले बनी होगी तो कौन सी बनी होगी? यूनिसेलुलर। कौन सी बनी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल ही डेवलप होती है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अगर सबसे पहले धरती पे आए होंगे तो मुझे लगता है बैक्टीरिया ही बने होंगे। क्या बने होंगे? बैक्टीरिया। यानी कि मोलिरा किंगडम में सबसे पहला किंगडम है और उसके ही एनिमल क्या बने होंगे? धरती बने होंगे। ठीक है। तो इनके पास अब मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये दो टाइप की सेल हो गई। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? भाई इस सेल में इस सेल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों का फंक्शन तो काम तो दोनों का नाम तो सेल ही है। भाई सेल का नाम है लेकिन अलग-अलग कुछ काम तो होंगे, इसके अलग होंगे इसके अलग होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीसेलुलर कभी प्रोकैरियोटिक नहीं होते। तो देखो बेटा आप समझो थोड़ा सा। देखो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये देखो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे बेटा ये बताओ प्रोकैरियोटिक होते क्या हैं धरती पे? बैक्टीरिया तो होते हैं। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। क्योंकि मोलिरा किंगडम में बैक्टीरिया की पढ़ा था। एक और पढ़ा था माइकोप्लाज्मा और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। हमने तीन चीजें पढ़ी थी। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। धरती प्रोकैरियोटिक। तो एक बार बताओ अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ूं तो क्या मैं बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल का तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लो। समझे? क्योंकि बैक्टीरिया ही तो है प्रोकैरियोटिक। समझ गए? अब मल्टीसेलुलर में अगर मैं यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ूंगा तो अलग-अलग एनिमल है कि ह्यूमन अलग टाइप का होता है, बंदर अलग टाइप का होता है, कुत्ता अलग टाइप का होता है, लेकिन यहाँ तो बैक्टीरिया होते हैं खाली बस। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे तो यहाँ पे तो बेटा अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो सबसे पहले ध्यान समझना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। और इधर क्या होता है? प्रेजेंट। आप लोग न्यूक्लियस जानते हो क्या होता है? बताओ जानते हो सब लोग? हिंदी बोलते हैं केंद्र। पता है आपको? यानी कि ऐसे हो सकते हो कि सेल को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। कैसे करता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए या आरएनए। जो डीएनए होता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है और डीएनए ही सारी प्रोटीन को इंप्रेस करता है बॉडी में। जो कुछ बना रहा है डीएनए तो डीएनए तो बन रहा है। तो बेटा डीएनए इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात सुनो, क्या सब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होगा? नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो सेल नहीं होगा बेटा। डीएनए और आरएनए के बिना तो सेल ही नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। वैसे ये लिखने वाली बात नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। प्रेजेंट और इधर क्या होता है बेटा? ओ सॉरी प्रेजेंट। इधर सबका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर देखो अगर मैं एक ही बात बोलूं तो ध्यान समझना। आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि हमारी सेल में जितने भी डबल मेम्ब्रेनस
स्ट्रक्चर होते वो हैं, प्रोकैरियोट। यानी कि जिसके बाद दोहरी मेम्ब्रेन होती है, हाँ। डबल मेम्ब्रेन होती है, वो सारे प्रोकैरियोट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, Absent एब्सेंट होते होते हैं। हैं। जैसे तो एक ही लाइन में आप लिख सकते हो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एब्सेंट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते क्या है सेल के अंदर? देखो सेल, एक तो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट होता है, आपने पढ़ा होगा गोल्गी एपिडस होता है, आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या कराते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कराते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये अगर कोई डबल मेम्ब्रेन होगा या सिंगल मेम्ब्रेन हो, तो मैंने साफ साफ ये लिख दिया कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो सब क्या होती हैं, Absent। प्रोकैरियोट एक ही लाइन में, ठीक है। और इधर तो सारा कुछ क्या होता है, प्रेजेंट। अब देखो मतलब सर प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और ये ऑर्गेनेल वगैरह नहीं नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है बैक्टीरिया के बाद माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती है। ये देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको अभी भी, वैसे तो हम सारा ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सर कौन सा, तो देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट। क्योंकि यही तो आता है इसमें हाँ, डबल डबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में आता तो है। ये भी क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट। इसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, सही है। हाँ। न्यूक्लियस तो पहले बात ये एब्सेंट होता है। इसके बाद ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन ये में। भी एब्सेंट होता है। रेटिकुलम ये भी क्या होता है बेटा, Absent। एब्सेंट होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर जितने होते हैं क्या होते हैं, एब्सेंट Absent होते होते हैं। हैं। तो अब एक बात मेरे माइंड में ये आपको समझ में आ रही है सर कि सारे एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे और क्या होता है, तो देखो एक तो होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है बेटा, Present। प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, हाँ। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लो। 70 से 70। इधर देखो बेटा, यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। कौन से होते हैं, 70S। 70S। और जो यहाँ पे होते हैं वो 70S और 80S दोनों होते हैं, ठीक है। अब एक बात और कहूँ यहीं पे, बेटा हमारी सेल में, हमारे सेल के अंदर एक अकेला ऑर्गेनेल ऐसा होता है जिसका नाम है राइबोसोम, जो विदाउट मेम्ब्रेनस होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, पहली बात। सेकंड बात और सुनो कि राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो किसी ऑर्गेनेल के अंदर रहता है। आपको पता है राइबोसोम ऑर्गेनेल के अंदर रहता है, एक तो सेल के अंदर है, और सेल में भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। समझ गए आपको? राइबोसोम का बेटा काम क्या होता है पता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। समझ रहे हो? तो आपको इतनी बात है, देखो समझ गए आप। अंडरलाइन कर दो, पढ़ लिया तो इसी को पढ़ लिया ना, यही पढ़ लिया टाइम। अब कोई पॉइंट अगर मिल जाए तो दिया तो तरीका है, तो ऐसा पड़ेगा ना। लोग बातें कर रहे हैं हैं तो नवाब को अलग दे गधे ऐसे आते हैं कमेंट मैच दिया बेटा, थोड़ी मेहनत कर लो आप लोग। अभी आपका पढ़ाई का बेटा देखो ये बात है, अभी आपकी ऐसी एज है कि मैं तो ये कहूँगा कि बेटा आपकी वो वाली एज है कि आप पढ़ाई ही करो खाली। अभी आप खाली एक्स्ट्रा चीजें मत करो, और अगर आपने इस एज में पढ़ाई कर दी,
समझ रहे हो? तो बाद में बहुत अच्छी कटेगी। और अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं करी, अभी मजे करें, तो बेटा बाद में बहुत लोग हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे जो 8,000 रुपये में दूर रहते हैं, 8,000 रुपये में खाली, और वो भी 1 महीने की सैलरी होती है। 8,000 रुपये गाँव में धंधा होगा, 9,000 रुपये में लोग दूर रहते हैं, और वो भी खाली 1 महीने की सैलरी पूरी 9,000 होती है, और वो भी 12 घंटे काम करना पड़ता है। 8 घंटे से 12 बेटा 12,000 में बचाता क्या? वही तो कह रहा हूँ, खाली 500 का पैक ही बेचने कराने के लिए, और पूरा वही खर्च कर लेता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेटा आप लोग पढ़ाई करो। और मैं आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, वो बेटा मैं कहता हूँ अगर अच्छा व्यक्ति है और दिमाग से अच्छा है तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। बेरोजगारी उसके लिए है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाली उसे वो जैसे आपने देखा होगा मार्च होते नहीं है, युवा नेता वगैरह ये सब घूमने जाता है, ये सब लोग बेरोजगारी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं ना। बताओ किसी अच्छे बच्चा हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसको कैसे दे देगा बेरोजगारी है? क्योंकि आप लोगों को पता है आप सिलेक्शन ले लो 2 साल बाद, अगर सिलेक्शन आपने ले लिया एग्जाम ले लिया तो आपके लिए क्या होगा? आप खुद का हॉस्पिटल बोलोगे बात खत्म। बेरोजगारी तो बोलो करते हैं ना, जिससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब एक बार सोचो, आपने नियम कर लिया बेटा, आपने अपनी दुकान खोला, आप एक दिन पता है कितने रुपए कमाओ? 5,000 रुपये कम से कम। मैं बिना बता रहा हूँ, किसी भी डीएम डॉक्टर की 5,000 नीचे कमाई नहीं होगी, पीली इतने लोग कहीं भी। अब सोचो तुम लोग 5,000 का मतलब क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए में तुम्हें बेरोजगारी की नौकरी लेनी होती, बताओ। तो बेरोजगारी इसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। और रियलिटी बता रहा हूँ कि अभी आपकी ऐसी एज है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, आपको कहना ही ना पड़े मुझे पहली बात तो आप समझदार हो। और अगर इतनी कंपटीशन में भी आप नहीं पढ़ रहे तो उसका मतलब फिर आपको बहुत बड़ी होती है, फिर तो आप टाइम पास करोगे, घर वाले सारे कर ही देंगे। चलो बेटा ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, थोड़ा सा दिमाग पर इसे डाला करो, मैं याद करूँ। ये लिख लिया। आगे देखो बेटा, मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने बताया न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है तो प्रेजेंट होता है, इधर मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, ठीक है? ये कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं सब? एब्सेंट होते हैं। और इसके बाद राइबोसोम प्रेजेंट उधर भी और इधर भी, इधर 70 है तो 70 से। अब अगले देखो बेटा, थोड़ा होते हैं देखो, अब मैं ये बना दूं, अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, क्या नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। और आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है दो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। आपको देखो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, क्यों? आपको ये पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? बताओ रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? बात आपने हिंदी बताओ। ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके कार्बन डाइऑक्साइड तो बता रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना वगैरह तो यूज होता है। अरे क्या हाँ बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल, रेस्पिरेशन क्या होता है? आप बताओ बेटा, वो रेस्पिरेशन होते हैं, आप बताओ। आपका नाम क्या है? हाँ बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? नाम सुना है आपने? नाम सुना है। होता क्या है बताओ? कर दो आप अच्छा यही सही है बेटा, आप यही जो कर रहे हैं सांस लेना ऐसे जो आप बताओ आपका नाम क्या है? शिवानी, तुम बोलती नहीं, उनको तो मैं काम आता है, तुम तो सही से कर भूल जाओ। मेरा तो भाई बेटा आप तो अच्छे हो। मैं आप लोगों ने कभी कभी को आपने एक अच्छे तरीके से कभी समझा ही नहीं हो बेटा। रेस्पिरेशन का मतलब पता ही नहीं होता ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, या CO2 लेना ऑक्सीजन लेना, रेस्पिरेशन नहीं होता। इसे हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ब्रीथिंग अलग चीज होती है और रेस्पिरेशन अलग चीज होता है। रेस्पिरेशन का मतलब अगर आपको क्या रेस्पिरेशन क्या होता है, हम कभी मत कहना कि हम O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन होता है। ये तो हमें खाली 8 तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन टीचरों को भी नहीं पता होता है रेस्पिरेशन क्या होता है। बेटा देखो थोड़ा सी पर एक बात करना है, ठीक है?
ये देखो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ध्यान सुना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर का नाम क्या है बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रीथिंग। वहां बताओ तो रेस्पिरेशन का दिएगा। वो चैप्टर में तुम्हें इतना सिखाया गया है कि हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। लंग्स के बारे में बात हुई है, क्या उनने रेस्पिरेशन के बारे में बात करी है? नहीं करी है। तो ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग। रेस्पिरेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में, जितने भी प्लांट रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब में दो टाइप से होता है। कितना होता है? दो टाइप से। ध्यान समझना, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक। ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अब मैं कहूं क्या होता है सुना नहीं है, मैं खाली समझाने की बात कर रहा हूं। वो ब्रीथिंग होती है, वो कहीं मत कहना वो लेना, फिर मैं आपसे कह लूं CO2 लेना वो छोड़ना, वो क्या होता है? तो रेस्पिरेशन होता है? नहीं, वो ब्रीथिंग होती है। अब सुनो बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब पता है क्या होता है? देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये सेल है। क्या है? सेल। ये सेल है, सेल है। आपने खाना खाया, क्या खाया? खाना। क्या आपको खाना खाने से एनर्जी मिल जाती है? नहीं, अभी नहीं मिलती है। आपका मान लिया इतना बड़ा ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज आया, क्या आया? ग्लूकोज। आपने खाया, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, क्या होना? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन होके वो O2 किसमें मिल जाती है? CO2। और बेटा CO2 का बाहर निकलना और यहाँ से क्या मिलना? ATP मिलना। ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ये वाला उससे मतलब नहीं हम ऑक्सीजन लेना छोड़ना, वो तो ब्रीथिंग होती है। रेस्पिरेशन का बता रहा हूँ भाई, सेल के पास जाना ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन सेल लेगा। आपने वहां पे ग्लूकोज था, या ऐसे कह दो फूड का ऑक्सीडेशन होना। आप पहले हिंदी में पढ़ते छोटे थे दहन होना, कहते नहीं सेल में दहन होता था कोशिका में, तब हमें एनर्जी मिलती है। अब हम लोग बोलते हैं कि फूड का ऑक्सीडेशन से ATP का मिलना और O2 कन्वर्ट किसमें जाती है? CO2 में। वो क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब लंग से करते नहीं होता। क्योंकि आप बताओ अब इस चैप्टर में रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो इस चैप्टर में रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे कभी भी मैं लंग से बात नहीं करूँगा। वो ब्रीथिंग अलग चीज होती है और ये रेस्पिरेशन अलग चीज होता है। अब समझो बेटा, रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है? एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, और एनारोबिक कौन सा होता है? जो विदाउट ऑक्सीजन होता है। दो बातें क्लियर हुई? अब देखो बेटा, देखो मैं आपको बताना चाह रहा था रेस्पिरेशन क्या होता है। अब ये बताओ, देखो यहाँ पर ना ये क्या है? ये सेल है। क्या है? सेल है। सबसे पहले ग्लूकोज है। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है और बेटा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बात है बात क्या बनते हैं? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ये तो होता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। आपने देखा होगा कि हम लोग सेल वाले चैप्टर में अगले मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेग साइकिल चलती है। क्रेग साइकिल का मतलब है कि पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे क्रेग साइकिल चलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और यहाँ से फिर हमें क्या मिलता है? ATP। बेटा और ATP क्या होता है? करेंसी मॉलिक्यूल। हम ATP तो खर्च करते हैं अपने जिसमें हम फंक्शन करते हैं, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात समझो, मैं क्या समझाना चाहूंगा बेटा, ये बताओ ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ पे अपसाइड होती है फिर में प्रोकार्डिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्डिक सेल में क्या होती है? अपसाइड। तो फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? बताओ। मीसोसोम। हाँ, इनके पास क्या प्लांट होता है? मीसोसोम। तो यानी कि यहाँ पे बेटा क्या होता है? मीसोसोम। ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? यहाँ क्या होता है? मीसोसोम होता है। सेकंड बेटा ये बताओ यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे देखा होगा कि अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता है, और भी चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस लाइट एक्शन होती है, डार्क एक्शन होती है, ये सब होता है, सही है, और ग्लूकोज बनता है। लेकिन बेटा अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो प्रोकार्डिक सेल भी तो फोटोसिंथेसिस करती है,
बताओ कौन सा करता है? बीडीए, बिल्कुल एनर्जी कोऑर्डिनेट करता है। तो वो कैसे करता है? क्रोमोफोर नहीं, क्रोमैटोफोर। इनके पास क्या होता है बेटा? क्रोमैटोफोर। सही है? इनके पास क्रोमैटोफोर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस, प्रोकार्योटिक सेल का। तो बेटा ये बताओ ये कुछ आपके डिफरेंस है प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में। अब हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो करेंगे प्रोकार्योटिक सेल, यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रोकार्योटिक। अगर कोई बात लिखनी है आपको ये हमें कभी पढ़ाई नहीं करता है। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं पढ़ता है? लेकिन भाई जरा कुछ और पढ़ रहा हूं, तुम भी नहीं पढ़ते हो? क्यों? बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई क्या हो? कोई काम करते हो यहाँ पे जाके? मतलब वैसे भी काम पापा को करवाते हैं? ना मैं सोचता हूँ कि 100 मोदी आदमी 5 जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ाई मतलब तय कर लिया नहीं बनेंगे। हाँ बताओ, मैं हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा, बताओ। मतलब लगता तो है कि पढ़ लूं। अरे लगता तो बहुत कुछ है वो मैं लगता क्या होगा, हमें पता क्या लगता है, तुम्हें बंदे पता क्या लगता है। ये देखो बेटा लगने में मत जाओ, क्या लगता है मेरी बात सुनो, जो हकीकत है उससे भागो मत। जैसे आपको क्या लगता है उससे मतलब नहीं, मुझे लगता है सामने, लेकिन मैं क्या होता हूँ बेटा मेन चीज है कि आप जो आपको लग रहा है नहीं पढ़े, मतलब आपको लग रहा है पढ़े, तो आप सबसे पहले फोन को ईयरफोन को लगा के और बैठ जाओ पढ़ने। फिर आप जब आप 1 घंटा पढ़ो फिर आपको लगेगा यार और पढ़ूंगा, मजा आएगा, थोड़ा होगा है बोले क्या हो। ऐसा नहीं कि आपको खाली बस लेक्चर सुनना है पढ़ने से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर बाद लगेगा ना पढ़ेंगे कभी कल कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे नहीं, पढ़ाई करो ठीक है। और मैं देखूंगा हर बच्चा पढ़ाई करो। हाँ मतलब थोड़ा बिजनेस टाइप का मतलब बहुत ज़्यादा तरह नहीं होगा। बेटा लिख लिया हम लोग नहीं सब बात, लिख लिया चलो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रोकार्योटिक सेल। क्या कर रहे हैं? प्रोकार्योटिक सेल। आपका टॉपिक ये तो होगा, देखो एनसीईआरटी देखो बेटा, ये तो प्रोकार्योटिक सेल। यस सर। अब देखो मैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में सारी चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन लो ये देखो बेटा, प्रोकार्योटिक सेल का मतलब होता है कि आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। किसका पढ़ना है? बैक्टीरिया। हाँ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ो, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये सेल का शेप और साइज सबका एक ही होता है? हर सेल का शेप साइज एक ही होता है? सबका अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है बताओ? स्मॉलेस्ट सेल BBLO ना स्मॉलेस्ट सेल मतलब किसी की नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल नहीं माइकोप्लाज्मा। गधो इधर देखो, मैंने माइकोप्लाज्मा में 3 पॉइंट लाए थे याद करने के लिए। पहला स्मॉलेस्ट सेल, दूसरा सेल वॉल ऑफ सेल और तीसरा विदाउट ऑफ सेल। बस ये 3 ही पॉइंट लाए थे, तुम्हें भूल गए आप। स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल कौन सी होती है? लिविंग सेल मतलब यही तो माइकोप्लाज्मा। वैसे वायरस होता है उससे भी छोटा होता है, लेकिन वायरस हम लोग लिखते नहीं है, लिविंग में रखते नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। नर्व मतलब जिससे आपको न्यूरॉन्स में जो आपकी मोटर नर्व सेंसर होती है वो नर्व सेल, ठीक है, नर्वस सिस्टम वाली। अच्छा एक बात और बताओ, अभी क्या पूछा? लॉन्गेस्ट सेल। अब बताओ लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट, हाँ सही कह रहा है, ऑस्ट्रिच एग। जो एग होता है, अबे गधो एग की एक सेल ही होती है, क्या होता है? तो जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, उसका वेट बहुत होता है। हैं? दो जी आप अंडे खाते हो?
जो तुम और खाना चलो क्या 2 केजी कहाँ मिलेगा? लोग 2 किलो मुर्गा खा जाते हैं तो नहीं खा देगा बेटा। ऐसे लोग 2 किलो मुर्गा खा जाएंगे, इतना 2 किलो तो बहुत हो गया। आधा किलो खा जाता है आदमी, अगर कोई खाने वाला है तो आधा किलो खा जाएगा। 1 किलो खा लेते लोग। खाने वाले खाते होंगे, सही बात है। अगर मुझे लग रहा है कि एक दिन को भूखा रखा जाए पूरा तो शाम को आराम से 1 किलो आदमी खा जाएगा। फिलहाल आधा किलो तो मेरे मोहल्ले में क्या खा जाते हैं, आधा किलो। पर हार्मफुल भी तो होता ही होता है, हार्मफुल है। और उन्हें अच्छा लग रहा है टेस्ट के लिए खाते हो क्या खाते हैं? अगर ज्यादा खाए तो हार्मफुल होता है। अरे तुमने वो देखा है एक वो चिकन लेग पीस फेसबुक वीडियो बनाता है, चिकन लेग पीस हमने देखा होगा। वो इतनी बड़ी थाली लेके बैठता है, इतनी बड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। और उससे वीडियो बनाता है चिकन लेग पीस हैं, देखा है हमने? देखा होगा वीडियो बनाता है। मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ फेसबुक पे, बेटा तो आप ये बताओ, मैंने बताया अभी कि इससे आपको ये पता लगा कि आपकी सेल जो होती है उनकी शेप और साइज सबका क्या होता है अलग। जैसे कोई सेल बाइकॉन्केव होती है, सही है, तो अलग अलग सबकी सेल, वो सेल का क्या होता है, साइज होता है और शेप होता है। अच्छा ये बताओ, हमने जब प्रोकैरियोट्स का बताया था तो वहां पे आपको एक चीज बताई थी जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था मोनेरा में। मैंने कहा था बैक्टीरिया की शेप होती है 4 बैक्टीरिया की। कौन कौन सी? कोकाई, स्पाइरल, विब्रियो, बैसिलस। ठीक है, 4 शेप होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेटा बात करें तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, तो हमको पता है क्या क्या ऑप्शन होता है। चलो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो यहाँ पे जो इसकी आउटर वॉल होती है, क्या होती है, बैक्टीरिया की आउटर वॉल होती है, वो 3 टाइप की मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है। अंदर की तरफ सबसे आउटर साइड में क्या होता है बेटा, सबसे अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे ये देखो, ये सेल है बैक्टीरिया, क्या है बेटा, ये देखो सेल है। तो यहाँ पे 3 कवरिंग होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सही है, 3 कवरिंग हो गई। जो इनर वाली होती है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जो मिडिल वाली होती है क्या होती है, सेल वॉल। और जो आउटर वाली होती है क्या होती है, ग्लाइकोकैलेक्स। सही है, इतना क्या हुआ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया होता है उसके, बैक्टीरिया सेल होती है उसके आउटर कवरिंग 3 लेयर से होती है। पहली कौन सी है बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स, इसके बाद सेल वॉल, और इसके बाद एक बात बताओ, तभी तो बैक्टीरिया हर जगह रह लेता है। सोचो उसकी सेल की कवरिंग इतनी अच्छी है। हमने क्या होता है, खाली बस ये, हमें तो ये नहीं होता सेल वॉल। और प्लांट्स के पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, बैक्टीरिया के पास 3 होते हैं। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो, जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है वो कैसी है, आउटर लेयर है, कैसी है, आउटर लेयर। और यही जब थिक होती है, मोटी होती है, तो पता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो आप लोग लिख सकते हैं कैप्सुलेटेड लेयर, कह सकते हो। और ये सिलिंडर भी होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बैक्टीरिया में ज्यादा होती है, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कैप्सूल, यानी क्या, थिक कैप्सूल। अच्छा ये बताओ बेटा, आप लोग सेल वॉल के बारे में जानते हो, सेल वॉल क्या होती है? सबसे पहले ध्यान सुनो, सेल वॉल प्लांट्स का यूनिक फीचर होता है। क्या होता है? क्योंकि प्लांट सेल, अगर आपको कोई बोल रहा है एनिमल सेल में प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो हम यही बोलते हैं सेल वॉल। हम लोगों में सेल वॉल क्या होती है, अपसाइड होती है, और इन लोगों में सेल वॉल क्या होती है, प्लांट का ये यूनिक फीचर है, सही है। सेल वॉल क्या होती है, ध्यान सुनो। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक बार ये बताया था, देखो आप जो प्लांट सेल बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। अरे पहले 10वीं में आई थी बनाने के लिए, तुमने बनाने के लिए ऐसे, तुम 10वीं में पढ़ाई की थी। मुझे लगता है 10th में मुझे समझदार होता ही नहीं है, उसे लगता है कि वो याद कर लेता है शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सही है, सर्वाहारी होते हैं, इतना तो याद कर लेता है। शाकाहारी होते हैं घास खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं, दोनों शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी। मुझे लगता है बच्चे इतना ही पढ़ता है और 10 याद कर लेता है।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई बच्चे होते हैं उन्हें बनानी नहीं होती तब्दीली ना होती समझ रहे हो वो याद आते हैं। चलो देखो बेटा ये क्या है सेल वॉल क्या है सेल वॉल यानी कि हम प्लांट सेल की बात करते हैं क्या है सेल वॉल। अब देखो इधर क्या है ये इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल की क्या बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये जो बीच में होती है इसे बोलते हैं मिडिल लैम्ब्डा क्या बोलते हैं मिडिल लैम्ब्डा मिडिल लैम्ब्डा लैम्ब्डा सही है। और ये कौन सी होती है इनर मेम्ब्रेन क्या होती है इनर मेम्ब्रेन। बेटा अगर मैं आपसे कहूँ सेल वाला काम क्या होता है सेल वॉल का किसी भी सेल में तो सेल वॉल का काम तो सबसे पहला काम तो ये होता है एक बार बताओ अगर किसी सेल की कवरिंग है तो उसे प्रोटेक्ट करेगी सबसे ये तो अगर एक बार और आपसे बताओ ए किसी बात कर रहे हो आदमी बेटा हमें पता हम बातें कर रहे हैं सामने देख के पीछे जैसे कर रहे हैं बातें हम जरूर पढ़ा जाए मैं कर रहा हूँ। एक बार बताओ अगर आपसे ये कहा जाए कि बैक्टीरिया है कोई बैक्टीरिया है बैक्टीरिया अलग अलग जगह सर्वाइव कर लेता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत कम टेम्परेचर पे ऐसा बैक्टीरिया के पास क्या है जिसको वो सर्वाइव किस चीज पे डिपेंड करता है तो वो करता है सेल वॉल। सेल वॉल ही तो सेल का क्या होता है प्रोटेक्टिव एरिया होता है पहली। दूसरा बेटा सेल को सेल इन्फेक्शन से डरता है किससे डरता है सेल इन्फेक्शन से। और तीसरा जो सेल होती है और सेल से जोड़े रखता है सही है यानी कि नेबरिंग सेल से क्या कनेक्ट करके रखता है क्लियर हुआ बेटा। तो ये सब किसके काम होते हैं सेल वॉल के तो यहाँ पे भी सेल वॉल है हाँ तीसरा काम होता है टेप देना सेल को ये भी काम होता है सेल का टेप देना ये भी सेल वॉल काम होता है ठीक है। चलो इसके बाद जो तीसरा मेम्ब्रेन कौन सी होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारे पास में होती है इसके बाद होती है हमारे यानी कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर देखो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा ये बताओ बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है क्या होता है डीएनए होता है। डीएनए को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल ये बोल सकते हैं जीनोमिक डीएनए क्या बोल सकते हैं जीनोमिक का मतलब क्या होता है जीनोमिक जीनोम और जीनोम का मतलब जीन से ही है हाँ डीएनए। अब ये देखो बेटा यहाँ पे डीएनए है ठीक है क्या है डीएनए। अब ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ पे डीएनए होता है उसे क्या बोलते हैं जो चल रहा है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस तो होता नहीं है क्या नहीं होता न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है लेकिन डीएनए यहाँ होता है उसे क्या बोलते हैं क्या हाँ बताओ न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इस वाले का क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब आप लोग ध्यान से सुनो एक बात इधर देखो बेटा बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं कितने डीएनए होते हैं दो। एक तो इसका जीनोमिक डीएनए होता है जो ये है सही है सबके पास होता है हमारे पास भी सबके पास है एक डीएनए तो होगा एक बार के पास। बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा एक बैक्टीरिया के पास क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है यानी ऐसे इतना एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। और बेटा इसको बोलते हैं प्लाज्मिड क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। ये बात आपको पता थी क्या बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं एक होता है उसका खुद का डीएनए जीनोमिक डीएनए और एक होता है बेटा एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए इसे क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी मैं इसका काम बताऊंगा देखो आपको सुना थोड़ा सा आपने सुना होगा प्लाज्मिड होता क्या है देखो आपको कुछ चीजें बताएं। एक बात समझो कोरोना आया था क्या था कोरोना आपको वैक्सीन लानी है क्या लानी है वैक्सीन। आप सोचते हो कैसे बनाओगे वैक्सीन कैसे बनेगी बताओ वैक्सीन बनी कैसे होगी ये बताएगा आप बता ये बता वैक्सीन कैसे बनी होगी क्या मैं तो बताऊं भाई तुम लोग भी बताओ आरती से जिसका पता होता है नहीं पता है। अरे तुम यही कहते हो डॉक्टर नहीं यहाँ पर हमें क्या पता कैसे मिलेगी यहाँ बताओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या होता है प्लाज्मिड का ठीक है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है देखो मान लिया आपने देखा होगा वैक्सीन बनने में काफी टाइम लग गया था सही है। वो बार बार कह रहे थे कि साइंटिस्ट लोग ऐसा होता है जैसे कोई मान लिया वायरस है सही है उस वायरस को खत्म करने वाला
कोई जीन है, क्या है? और जीन नहीं है, वो जीन वो प्रोटीन या कुछ बना रहा है जिससे वो वायरस खत्म हो जाएगा। सही है। अब सपोज मानो कि वो जीन हमें मक्खी मिल गया, किसे मिल गया? मक्खी में, कि मक्खी के अंदर वो जीन है और वो जीन क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। वो प्रोटीन से वायरस क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो क्या बेटा तुम पूरी दुनिया की मक्खी इकट्ठी कर लोगे? मक्खी का कितना कर लोगे? क्योंकि तुम मक्खी को बना मेरा वैक्सीन आनी है, तुम ना करोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। आप करोगे क्या? देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस मक्खी का वो जीन निकाल लेते हैं, फिर उसके डुप्लीकेट जीन है। आप सुनो पहले। अब क्या वो मानी 10 जीन निकालती है, बात सुनो, और बैक्टीरिया का ये वाला डीएनए निकाल दिया। सही है। कौन सा वाला? आपको ये भी पता होगा कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो डीएनए क्या करता है? डीएनए ट्रांसफर करता है। बड़ा यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसडक्शन, पता है आपको? तो वो यही वाला तो गलत डीएनए ट्रांसफर करता है। अब देखो बैक्टीरिया का ये वाला डीएनए निकाला, अब क्या करते हैं इस वाले डीएनए को काट के थोड़ा सा इसका, और वो मक्खी वाला जीन था वो जीन यहाँ फिट कर दिया। सही है। और हमने क्या किया, अब ये पता है क्या बन गया? प्लाज्मिड। क्या बन गया? ये प्लाज्मिड बन गई, प्लाज्मिड आई है, लेकिन हमने अपने तरीके से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देंगे? इंजेक्ट करा देंगे। आपको पता होगा अब हम कराएंगे बैक्टीरियल ग्रोथ। क्या कराएंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ। और आपको पता है कि बैक्टीरिया सबसे जल्दी डिवाइड होता है। सबसे जल्दी सेट कौन डिवाइड करती है? बैक्टीरिया। हमने क्या करा, बैक्टीरिया ग्रोथ करवाई, बहुत सारे लैब में बैक्टीरिया बना लिए। अब हम बैक्टीरिया से वो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और वैक्सीन बन जाएगी। आप लोग ऐसा ना कि मक्खी को सबको ढूंढोगे कहाँ मक्खी इधर था उधर, तो ऐसे करके क्या होता है, इसका काम होता है, इसका नाम आता है बायोटेक्नोलॉजी। किसका आता है? मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी तो आपको बताऊंगा ऐसा डिटेल। समझ गए आप? तो आप ये समझ गए बेटा इसका काम क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मतलब होता है कि तुम कोई भी चीज अपने फायदे के लिए बनाओ और उसको क्या करो, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करो। ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे घुमा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं? सही है। ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मीसोसोम। ऐसे यहाँ पे क्रोमैटोफोर होता है, तो ये सब चीजें होती है। राइबोसोम होता है। सही है। 70 है। तो ये सब तुम्हारे कौन से कैरेक्टर थे? बैक्टीरिया। अब कुछ चीजें और तो ये बना रहे हो, अगर कोई निकाल होगा तो अपने लिख दिया, जल्दी आपको लग रहा है कि अभी आपको हिंदी की दिक्कत होती होगी ना, दिक्कत होती है। आप पता है एनसीईआरटी देखो दोनों चीजें कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी में बैठे ऐसे यहाँ बैठा करो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें लिखो आप, क्योंकि आपको हैबिट तो लानी पड़ेगी बेटा। वो आज ये एक आप लोगों को आज की प्रॉब्लम लग रही है कि ऐसा इंग्लिश में बता रहा है, हिंदी में बता रहे हैं, ये बहुत कहता है ये बात। अब आए बेटा ये अभी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये हैबिट डाल लो अभी, मैं बता रहा हूँ। वरना अगर आप बी फार्मा भी करोगे वहाँ पे जाओगे, अगर खाली बी फार्मा करोगे वहाँ पे भी तुमको तो ये कहेगा कि हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश में किताब पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए
बेटा बात की डॉक्टरी की जो भी पढ़ाई है, कोई हिंदी में नाम नहीं लिखा होगा, टोटल किसमें होता है इंग्लिश। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि आप हिंदी तरफ मत आओ। अगर आप सोच भी रहे हो कि मैं पेपर करने भी कर दूँ, तो चलो वहाँ तक सही है, लेकिन फिर भी चीजें इंग्लिश में समझते हो, ठीक है। हिंदी, और मैं कह रहा हूँ हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, तो तुम्हें लग रहा है कि हिंदी में पढ़ने से दोनों आते हैं, बेटा अपनी किताब लेके आया करो और वो हिंदी वाली किताब सामने रख दो, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वह सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। मैं समझाऊंगा तो आपको पता हो जाएगा सर क्या बता रहे हैं, लेकिन आप तो ध्यान से पढ़ो तो बैठ के, और घर पे जाके पढ़ो तो समझ आएगा, ठीक है। तो ये काम किया करो, ठीक है बेटा। ये आपने लिख लिया, इतना लिख लिया। अब एक बात सुनो बेटा, ये बताओ, ये समझ गए हम लोग तीन मेंब्रेन होती है, इलाइको पहले, सेल वॉल और प्लाज्मा मेंब्रेन। इसके बाद हमने बताया आपको मीजोसोम होता है, क्या होता है मीजोसोम होता है। मैंने आपको बताया क्रोमैटोफोर होता है, क्रोमैटोफोर के बाद पता है क्या होता है क्लोरोफिल, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद हमने आपको बताया न्यूक्लियोसाइड होता है। इसके बाद बताया दो तरह के डीएनए होते हैं, कौन सा होता है जीनोमिक डीएनए, एक कौन सा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये आप कह दिया करो प्लाज्मा, सही है बेटा। इसके बाद और सुनो, जो बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल और एक होते हैं नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जो घूमते फिरते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब तो ना। आप लोग बताओ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई यूनिसेलुलर सेल अगर मोटाइल है, उसके पास क्या होता है फ्लैजेला से तो बैक्टीरिया कोई मूव करता है यूनिसेलुलर। तो आप बोल सकते हो कि इनके पास फ्लैजेला हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। अगर कोई मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा और नहीं है तो नहीं होगा। इनके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पिलाई, क्या होता है, और एक क्या होता है सीजर नहीं, हाँ फिम्बरी क्या होता है फिम्बरी। तो बेटा इनके पास पिलाई और क्या फिम्बरी, ये स्ट्रक्चर एक बार सुनो फिम्बरी बेटा। जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है फिम्बरी और पिलाई, ये कभी भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। किसमें, किसको अटैच करने में, जैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ने में, सही है। या हम सोच सकते हैं बैक्टीरिया को एक सेल से एक दीवार से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है अटैच करने का, क्लियर हुआ अटैचमेंट का। तो बेटा ये बताओ, इस बैक्टीरिया के बारे में आपको सारा क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई बैक्टीरिया के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट हो। आप कहा एक ही होता है बेटा, बैक्टीरिया स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग का मतलब होता है डाई करना। तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो डाई करने पर कलर देते हैं, क्या करते हैं कलर, यानी वायलेट कलर देंगे, तो वो कौन से होते हैं पॉजिटिव, और जो कलर नहीं देते वो कौन से होते हैं नेगेटिव। बस इतना क्लियर हुआ। अब बेटा आप ये बताओ बैक्टीरिया के बारे में और भी बात नहीं है आपके माइंड में चलने का, ये बात पूछ लेती है, बताओ कुछ। हाँ बताओ। और बेटा मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि बेटा आप लोग एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, कतई नहीं समझ। अगर आप एनसीईआरटी के बाहर का एक शब्द भी पढ़ रहे हो तो वो कतई आपके लिए बेकार है। आपको ना तो पीएचडी करनी है, ना आपको बायोलॉजी पे, और ना आपको बेटा कोई इसका टीचर बनना है। तो आपको क्या करना है, भारी 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी क्या है सफिशिएंट है। आप ये मानो कि एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ लो, लेकिन एक्स्ट्रा बातें मत पढ़ो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको नुकसान होगा, वरना बेटा मैं आपको जितनी एनसीईआरटी उससे उतनी ही एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ हर टॉपिक में। अभी आपने हमारी बुकलेट देखी नहीं है, लेकिन मुझे फायदा क्या है, खाली मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर बच्चों को नीट को पढ़ाता था मैं, लास्ट ईयर तो बेटा मैं नोट सुनवाए थे, वो बच्चे एलन या फिर जाके वहाँ पे भी मेरी नोट का भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उसमें अगर क्या होता है 50 बच्चे बैठे होते हैं तो 4 बच्चों को फायदा होता है, क्योंकि तेज होते हैं पढ़ने में, वो और एक्स्ट्रा ही पढ़ लेते हैं। लेकिन बेटा हमेशा मैंने देखा कि 40 बच्चों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कि उन्हें एक्स्ट्रा कम समझ नहीं आ रहा है इतना पढ़ने से फायदा क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबको फायदा हो, इसलिए आपको खाली एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है बस। और अगर क्या अच्छा ये लिखा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कैसी है, फोल्डिंग नहीं है क्या, और इसके फोल्डिंग से तो बनता है ये बताना।
सही है? इसके फोल्डिंग एक बात और कहूँ पूरी वैलिडिटी के लिए, अगर कहीं भी फोल्डिंग कोई चीज हो तो उसका मेन काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या होता है? चाहे कहीं भी हो, यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ है, बिलाई में आप लोग पढ़ोगे, बिलाई पढ़ोगे, इंटेस्टाइन अंदर से होती है, तो वो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, हमें बेटा एक मेरे को बताओ, अब आपको ऐसा करो बैक्टीरिया के बारे में आपके पास किताबों एक बार पढ़ लो, अगर आपको कोई ऐसी लाइन लगेगी तो दोबारा बता दो, बताओ फिर आपको प्रोबायोटिक चल जाएगा, कल हम यूबायोटिक कर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो देखो और बेटा किताब का ले लो, इतने इतना काम तो कर लो। आप ऐसे ऊपर ऊपर देख लो, कोई डाउट हो जिससे आपका एक प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। पढ़ लिया? कितने की नोट है बताओ? पढ़ा है या ऐसे कर रहा हूँ? पढ़ लिया सामने किताब का पढ़ लिया। हम लोग नोट नहीं देखते, मैं ये चक्कर में लगा या हम लोग नोट ऐसे किया जाते हैं। क्योंकि आप बेटा नीट का मैं ये जानता हूँ कि आपका नीट में एक क्वेश्चन ऐसा ना जाए लोगे जो आप ये कहोगे उन्होंने पढ़ाया नहीं, ये बताया नहीं। और बेटा मैं पूरा सॉल्व बता रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं कभी, इसीलिए बार बार कहता हूँ पहले एक बार किताब पढ़ो, एनसीईआरटी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद आप वो आपकी जिम्मेदारी का याद रखना है। चलो बेटा एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? अब आपको बैठ जाओ आराम से, ठीक है? देखो मैंने आपको सेल स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? सेल जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सेल में हमने देखा कि सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होता है, यूनिट होती है हमारी बॉडी। यानी कि कोई भी लिविंग हुआ, चाहे प्लांट हुआ, चाहे एनिमल हो, किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे कहा कि जो एनिमल्स होते हैं वो सेल के हिसाब से हम देखें। देखो अगर एक और बताओ, अगर मैं प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक की बात करूं और आपसे विधायक बताओ डिफरेंस जो होता है प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल में वो किस बेस पे लेती है? अगर आपसे विधायक बता दो क्या?
बेटा तभी तो कहता हूँ पढ़ना अलग चीज है लेकिन समझना अलग चीज है। अगर आपसे कहा जाए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक हमने अलग अलग किया है, सही है, तो हमने अलग अलग किस बेस पे किया है? प्लांट प्लांट प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल नहीं, वो तो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक वाला नहीं, वो तो एनिमल प्लांट के न्यूक्लियस के बेस पे। किसके? क्योंकि प्रोकार्योटिक का मतलब पता है क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्री और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। देखो प्रोकार्योटिक नाम आप नहीं जानते, प्रोकार्योटिक लिखा हुआ है, चलो ये बता दूं मैं, प्रोकार्योटिक लिखा हुआ है। तो प्रोकार्योटिक का मतलब, प्रो का मतलब पता है क्या होता है? प्री और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है कैरियन और कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। मैंने पहले कहा था कहाँ कहीं भी कैरियन लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्री का मतलब क्या होता है? प्री स्टेज वाला, मतलब बहुत पहले वाला न्यूक्लियस होता है। और यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कहाँ पे कौन सा मिलता है? ट्रू न्यूक्लियस, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस। समझ गए हम लोग? चलो, तो मैंने आपको बताया प्रोकार्योटिक सेल होती है और कौन सी सेल होती है? यूकार्योटिक सेल होती है। इसके बाद मैंने कहा यूनिसेलुलर में होती है और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होते हैं उसमें प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दो टाइप की सेल होती है और जो मल्टीसेलुलर होती है उसमें होती है यूकार्योटिक। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया प्रोकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इधर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकार्योटिक में और यूकार्योटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि बेटा राइबोसोम दोनों जगह प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोसोम अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो विदाउट राइबोसोम, वो विदाउट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी देखो दो यूनिट होती हैं, ये देखो दो क्या होती हैं? दो यूनिट होती हैं, ये अलग अलग पड़ी होती है साइटोप्लाज्म में। जब प्रोटीन बनती है यानी कि एमआरएनए आता है न्यूक्लियस से, जब एमआरएनए आता है तो ये आपस में जुड़ जाती है। हां, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। क्लियर हो बेटा? इसके बाद आपको राइबोसोम देखिए 70 का हो गया, 70-80 दोनों है। ठीक है, इसके बाद प्रोकार्योटिक सेल में क्रोमैटोफोर होता है बेटा, म्यूसिन होता है। इसके बाद आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसका नाम मैंने क्या बताया? प्लाज्मिड। क्लियर हुआ इतना? चलो अब देखो, इसके बाद हमने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया का तो मोटाइल है, ये प्रोकार्योटिक सेल मोटाइल क्या होगा? फैला होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इसके बाद पिलाइल और बेटा फ्यूरी दो अटैचमेंट के लिए और अलग स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हमने देखा कि जो एक प्रोकार्योटिक सेल होती है, बैक्टीरिया होता है, उसपे तीन आउटर से तीन कवरिंग होती है। कितनी होती है? तीन। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलेस, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सही है, क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद सेल वॉल के बारे में बताया। और बेटा बैक्टीरिया दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव। सही है, तो स्टेरिंग के टाइम पे डाई यानी कलर देते हैं, बार कलर का वो करते हैं पॉजिटिव और नहीं देते हैं वो नेगेटिव। सही है, तो बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में तीन चीजें होती हैं। और मैंने आपको बताया मोनेरा, बैक्टीरिया को पढ़ा था, इसको किसने पढ़ा था? मोनेरा पढ़ा था। और मैं आपको बताऊं बेटा, बैक्टीरिया को मोनेरा पढ़ा था, और बैक्टीरिया की चार जाति की शेप होती है, वो आपको पता है, कॉमन थे, बैसिलस और तुम्हारी कोकाई और स्पाइरल। ठीक है, चलो तो आपको प्रोकार्योटिक सेल क्लियर हो गया। कल से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा यूकार्योटिक सेल। सही है, तो आपको ठीक है बेटा, इस बात कर रहे हैं और आपको ये करना है, प्रेजेंट करना है।